हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन फिजिक्स। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। आज हम क्लास 12th में यूनिट सेकंड विच इज अवर करंट इलेक्ट्रिसिटी उस यूनिट को करेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट या कह लो जो जितनी भी उसकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है वो करेंगे हम सारे, और साथ में कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जिससे एक प्रैक्टिस होगी और उन क्वेश्चंस के बारे में जब हम करेंगे तो टॉपिक्स की अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जो टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, बेसिक है। यहीं से जो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिक एंड सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज I इक्वल्स टू Q अपॉन T। करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग जब चार्ज फ्लो करता है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। और सम टाइम हमें Q की जगह एन ई भी पुट कर सकते हैं, तो Q इक्वल्स टू एन ई हो जाता है। I इक्वल्स टू एन ई डिवाइडेड बाई टी। एन ई आपको पता है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एक ई होता है स्मॉल ई दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टाइम आ गया। इस करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो 1 एम्पियर होता है, इज एम्पियर। एम्पियर इसको ए से जो है कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, सिंपल। अब हमारे पास इस करंट की वजह से, ठीक है, आगे किस किस तरह के एक कंडक्टर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, जब उसके अंदर से करंट फ्लो करता है तो क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है, वो अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बेटा एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब क्या होता है कि अगर हम एक कंडक्टर की बात करें, एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कैसे करेगा, करंट किस तरह से फ्लो करेगा, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, करंट का फॉर्मूला आता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज अपॉन टाइम हमारे पास अगर करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, और उसकी वजह से हमारे पास करंट आ रहा है। तो अब इसमें करंट आया कैसे, इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, उससे इसको समझेंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तभी जो है वो चार्ज फ्लो करेगा, तभी चार्ज फ्लो करेगा। इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। सपोज हमने इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया, सेल आपको पता है, इसके बायोलॉजी वाला सेल नहीं, फिजिक्स के अंदर जो सेल यूज होता है उसकी बात हो रही है। सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो होता क्या है, जैसे ही हम ये पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, इस तरफ हमारे पास एक पॉजिटिव पोटेंशियल आता है, इस तरफ हमारे पास एक नेगेटिव पोटेंशियल आता है। तो एक पोटेंशियल जब यहाँ पे बिल्ड होता है तो उस पोटेंशियल के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर सकते कर देते हैं। ऐसा कर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो रास्ते में आने वाले जितने भी और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ इसका कोलिजन होता है। ठीक है, कोलिजन करने के बाद फिर मूव करता है, फिर कोलिजन होता है, मूव करता है, कोलिजन होता है। तो इस तरह के मोशन को हम ड्रिफ्ट मोशन जो है वो कहते हैं। और इस तरह के मोशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव करे फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया उसकी वजह से नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना स्टार्ट कर गए। ठीक है, इनके मोशन को हम ड्रिफ्ट मोशन कह देते हैं और इनकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है दैट इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी। सपोज मैं कहता हूं इसके अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक कंडक्टर के अंदर जब मूव करते हैं तो एक पूरा वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। ये किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकती है, इस वजह से एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, एक पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो स्मॉल एन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो उसके बाद हमने बोला अभी बात की कि एक एवरेज वेलोसिटी होती है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है, सपोज मेरे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था उसकी वेलोसिटी v1 है, सेकंड की v2 है, इस तरह से आगे की v3 है,
अप टू ये हमारे पास जाएगा अप टू जाएगा ये n तक। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। v1 v2 v3 अप टू vn सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी है। अगर हम इसकी एवरेज निकालें दैट इज अवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबकी जो एवरेज है उसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमें पता है हमने 11th क्लास में इक्वेशन की हुई है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इस इक्वेशन का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे यूज करते हैं हम, तो v इक्वल्स टू थोड़ा चेंज करेंगे u प्लस ए टी की जगह एक टो का सिंबल यूज करते हैं। अब टो जो होता है वो हमारे पास क्या, दिस इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि अभी हमने बात की कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो मूव करता है तो कोलाइड करता है। एक गया उसने दूसरे से कोलाइड किया, फिर वो गया फिर कोलाइड किया। तो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है, कोलिजन के बीच में जो टाइम elapsed होता है दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो जो है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, इट इज द टाइम elapsed बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो पर्टिकुलर कोलिजन के बीच में जो टाइम कंज्यूम हुआ है दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। अब जैसे रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि वो आराम करने बैठ गया, लेकिन दो कोलिजन के बीच में जो टाइम है, आप ऐसा कह सकते हैं कोलिजन जब नहीं हो रहा तो उस पर्टिकुलर टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है, ठीक है। पहले से दूसरे कोलिजन के बीच में, दूसरे से तीसरे कोलिजन के बीच में, इस तरह से बीच में जो टाइम आएगा दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब इसको यूज करेंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अलग अलग है। तो जब इसको यूज किया जाएगा हमारे पास, तो देखो हम किस तरह से इसको यूज करेंगे। चलो इसके ऊपर वेक्टर ले लेते हैं, इसके ऊपर वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। एन के ऊपर वेक्टर नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास आ जाएगा u1 प्लस ए एक्सेलरेशन इंटू टो1। इसी तरह से सेकंड के लिए आ जाएगा u2 प्लस ए एक्सेलरेशन टो2, ठीक है। और अप टू हमारे पास ये n तक जाएगा, दिस इज un प्लस ए के ऊपर वेक्टर तो n, तो रिलैक्सेशन टाइम है तो उसके ऊपर हमारे पास किसी भी तरह का हमने वेक्टर नहीं लगाया, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया n। अब इसमें क्या करें, जो इनिशियल वेलोसिटी है उन सबको अलग कर दे, बाकियों को अलग कर देते हैं। तो हमारे पास ये इस तरह से बन जाएगा, दैट इज u1 प्लस u2 प्लस अप टू un डिवाइडेड बाय n, ठीक है जी। उसके बाद प्लस ए कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और जितना रिलैक्सेशन टाइम उन सबको भी अलग अलग कर लेते हैं। अब जब हमने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, तो इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी जीरो। क्योंकि जब हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसके बाद ही ये ड्रिफ्ट मोशन में आएगा, इस वजह से यहाँ पे ये सारा जो है इसको हमने जो है वो जीरो ले लिया, ठीक है जी। उसके बाद वी डी इक्वल्स टू यहाँ पे ए, और ये जो सारा है दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सबका अपना रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय n आ गया, तो दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। वी डी इक्वल्स टू ए टी। लेकिन अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेशन हम निकाल रहे हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब कोई पर्टिकुलर चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो किस तरह से आती है। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जनरल, F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम ए जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहां से हमारे पास एक बन जाता है F इक्वल्स टू ई, F इक्वल्स टू ई, ये हमारे पास बन जाएगा जनरली F इक्वल्स टू ई, ठीक है जी। देखो हमें ये पता है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जब वो मूव करेंगे तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारे पास जो है उनको फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ता है, इसकी वजह से उनकी एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास होती है, ठीक है जी। तो यहां से ये बन जाएगा एम ए इक्वल्स टू, ये एक्सेलरेशन आ गई यहां से ए इक्वल्स टू स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम। इसी एक्सेलरेशन को हम इधर पुट कर देंगे, इसी एक्सेलरेशन ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स एक्सपीरियंस किया था वहां से एक्सेलरेशन आई है। तो ई स्मॉल ई कैपिटल ई के ऊपर वेक्टर टो डिवाइडेड बाय एम।
ये हमारे पास वेलोसिटी एक्सप्रेशन है। लेकिन एक चीज इसमें अभी रहेगी, वो क्या, जब हम वेक्टर ले रहे हैं तो ई के आगे हमें नेगेटिव साइन लेना है, ई के आगे हमें नेगेटिव साइन लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका, ये तो वेक्टर में लिख दिया, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड हमारे पास बनेगा स्मॉल ई कैपिटल ई टो डिवाइडेड बाय एम। ये एक्सप्रेशन बनता है बेटा हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके अंदर स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कैपिटल ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, टो हमारे पास एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, और एम क्या हो सकता है, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आई है वो इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यही जो भी डायग्राम बनाया था एक बार उसको दोबारा से बना देते हैं। हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसको हमने एक सेल से कनेक्ट करके इसको हमने करंट दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव ऑफ द पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है उसको वीडी नाम दे देते हैं। जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन बेटा हमारे पास ये आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ये लेना है आपको, लेट ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब है आर पार वाले सेक्शन का एरिया। आर पार वाले सेक्शन का एरिया मतलब कोई भी पर्टिकुलर कंडक्टर कितना थिक है या कितना थिन है। ठीक है, थिन मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, थिक मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। उसके बाद इसमें एल लेते हैं हम, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। रिलेशन लेना बेटा हमको करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो करंट से स्टार्ट करते हैं। करंट का फॉर्मूला हमारे पास है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और क्यू के पीछे हमने अभी लिखा था एन ई होता है हमारे पास। ठीक है, एन ई होता है। तो टोटल चार्ज जब हमें निकालना हो, अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह पे पड़े हुए हैं तो टोटल चार्ज निकालना हो, हमारे पास बन जाता है क्यू इक्वल्स टू एन ई, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है स्मॉल ई से मल्टीप्लाई करो, आपके पास टोटल चार्ज आ जाता है। लेकिन मैंने अभी बताया था कि जब हम एक कंडक्टर की बात करेंगे तो उसके अंदर एन जो होता है, एन हमारे पास स्मॉल एन जो होता है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें यहां से निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास बनेंगे एन इंटू वॉल्यूम, और एक कंडक्टर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज एरिया इंटू हाइट होता है। यहाँ पे हाइट की जगह इसकी लेंथ है, तो ये एन ए एल हमारे पास बन जाएगा, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमें यहाँ पे टोटल चार्ज निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज के लिए क्यू इक्वल्स टू एन ई होता है, लेकिन एन की जगह आज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एन की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्यू इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू हमारे पास आ जाएगा ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो क्यू इक्वल्स टू एन ए एल ई, इस वैल्यू का यूज कर लिया। आई इक्वल्स क्यू अपॉन टी हमारे पास होता है, क्यू की जगह वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, नाउ एल अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, बट यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है, विच इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एल अपॉन टी को मैंने वी डी लिख दिया, अब एल अपॉन टी को वी डी लिख दिया यहाँ पे, तो हमारे पास रिलेशन बना आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ए हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई का आपको पता है वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी के कई बार यूनिट आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, और ऊपर जो दोनों एक्सप्रेशन किए हैं वो दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद मोबिलिटी, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास रेशो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहां से इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, तो हमारे पास बन जाएगा मीटर पर सेकेंड एन माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा सी। ठीक है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं सी एम एन माइनस वन एस माइनस वन, सी यहाँ पे बेटा कूलम को रिप्रेजेंट कर। अब अगर हम थोड़ा और मॉडिफिकेशन करना चाहें, देखिए हमारे पास एक रिलेशन बना था I इक्वल्स टू ए एन ई वी डी, यहां से अगर मैं वी डी निकाल,
वी डी इक्वल्स टू बनेगा मेरे पास आई अपॉन ए एन ई। मोबिलिटी के साथ अगर करंट का रिलेशन मुझे निकालना मोबिलिटी के साथ, तो म्यू इक्वल्स वी डी की जो वैल्यू है ये पुट कर सकते हैं, तो आई अपॉन ए एन ई और साथ में मेरे पास आ जाता है कैपिटल। ठीक है, ये रिलेशन बना बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट। मोबिलिटी और करंट का रिलेशन है, कई बार यूज हो सकता है आपके पास। हाँ, अगर इस फॉर्मूला को, हमारे पास ये फॉर्मूला है, अगर इसमें हम वीडी की जो अभी एक्सप्रेशन आया है उसको पुट कर दें तो क्या होगा, स्मॉल ई कैपिटल ई टो डिवाइडेड बाय एम, कैपिटल ई नीचे है, ई से ई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला भी बन सकता है मोबिलिटी के लिए, स्मॉल ई टो डिवाइडेड बाय एम। ये रिलेशन हो जाता है मोबिलिटी का रिलैक्सेशन टाइम के साथ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो उसके लिए ई और एम जो है वो कांस्टेंट। ठीक है, ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, एम जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, ये तो कभी नहीं बदलेंगे। तो अगर मोबिलिटी जो है, अगर देखना चाहें वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो यहां से ये पता चला कि अगर हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो मोबिलिटी जो है म्यू दैट आल्सो इंक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस तो मोबिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है अगेन हमारे पास एक बेसिक लॉ विच इज ओम्स लॉ। सिंपल हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम एक कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो होता है, जितना हमने करंट दिया या करंट उसके अंदर डेवलप हुआ और जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है R, और R को अगर हम निकालना चाहे वो बनता है हमारे पास V अपॉन I, और R को हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब होता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट वो हमारे पास ओहम होता है, ओहम एसआई यूनिट होता है, और यहाँ पे ये इसका सिंबल आ जाता है ओहम का। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम V और I के बीच का ग्राफ लोड करें, हमारे पास इस तरफ V होता है, इस तरफ अगर I ले, तो V और I के बीच का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनता है। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा, एक और बात याद रखना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तब तक रहेगा जब तक हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हमें पता है करंट पास अगर ज्यादा टाइम के लिए किया जाए तो कोई भी कंडक्टर जो है वो हीट हो जाती है, उसमें वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से उसका टेम्परेचर राइज हो सकता है, जिस वजह से V डज नॉट रिमेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर किस हिसाब से उसका राइज हो। तो अगर ज्यादा राइज हो गया तो ये ओम्स लॉ जो है ओबे नहीं होगा, ये आपने याद रखना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। अगर इस ग्राफ का स्लोप निकाला जाए, इस ग्राफ का यहाँ पे स्लोप निकाला जाए, स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने किया हुआ है, ट्रायंगल बना दी मैंने, ये डेल्टा V को रिप्रेजेंट करेगा या डेल्टा I को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्लोप जो बनेगा इसका, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, वोल्टेज अपॉन करंट, यानी कि ये बन जाता है हमारे पास रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो कंप्लीटली अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ करंट। यहां से R इक्वल्स टू अगर V अपॉन I ले, 1 ओहम यूनिट हो गया रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये 1 वोल्ट हो गया, ये हमारे पास 1 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो 1 ओहम इक्वल्स टू 1 VA माइनस 1। ये 1 ओहम का रिलेशन हो सकता है वोल्ट के साथ और एम्पियर के साथ। वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो गया और एम्पियर जो है वो करंट का यूनिट हो गया। उसके बाद हम रेजिस्टेंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। रेजिस्टेंस को कुछ फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। इसके अलावा 2 फैक्टर और होते हैं। एक फैक्टर होता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आगे पढ़ेंगे। और जो फोर्थ फैक्टर होता है वो हमारे पास होता है नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, मैथमेटिकली ये 2 फैक्टर आते हैं और टेम्परेचर के साथ भी इसका एक अच्छा खासा रिलेशन बन जाता है, आगे पता चल जाएगा। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि अगर हमारे पास एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
इसी वजह से थिक वायर जो होती है, मोटी वायर होती है, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है, क्योंकि एरिया ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A बनता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज रो। रो का मतलब यहाँ पे डेंसिटी नहीं, रो किसी अलग टर्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। तो रो जिसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो जो है दैट इज रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये आपने इसके बारे में याद रखना। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। वैसे तो ये एक तरह से डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ भी हो सकता है, कि अगर आप ओम्स लॉ को फाइंड करना चाहें, ओम्स लॉ को निकालना चाहें, दैट V इक्वल्स टू IR, तो कैसे निकल सकता है, या ये रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन ये किस तरह से बन सकता है, उसके लिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला है I इक्वल्स टू ANVBD। ये ना एक बेसिक रामबाण एक तरीके का, इस चैप्टर के कई सारे रिलेशंस के अंदर ना इसका यूज होता है। ठीक है, बेसिक सा है इसमें। तो I इक्वल्स टू ANEBD, BD की वैल्यू पुट कर देंगे, स्मॉल e कैपिटल E टो डिवाइडेड बाय M हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू ANE स्क्वायर तो कैपिटल E साथ में आ गया डिवाइडेड बाय M। ठीक है, अब यहां से और क्या करेंगे, देखो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगेन कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास एक रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, वैसे हमने उसको इस तरह से लिखा था E इक्वल्स टू dV माइनस dV अपॉन dr। ठीक है, नेगेटिव साइन मैंने बोला था इस वजह से आया क्योंकि आपके पास जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस बात पे डिपेंड करता है कि वर्क डन हुआ इन मूविंग द चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस होता है। यहाँ पे हमने डिस्टेंस वो लेना है जो कंडक्टर की लेंथ, दैट इज L, E इक्वल्स टू V अपॉन L। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो बाय ML। यहां से क्या करें, एक सिंपल सा इसमें आइडिया आपको याद रखना है, V अपॉन I अलग करना है, बाकी सारे अलग करना, ML अपॉन AN E स्क्वायर टो और इक्वल्स टू मेरे पास बन जाएगा ये V बाई I। अब V बाई I किसके इक्वल था, अभी पढ़ा है हमने, रेजिस्टेंस के इक्वल। तो R इक्वल्स ML अपॉन AN E स्क्वायर टो। तो ये रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है। रेजिस्टेंस जिन फैक्टर्स के ऊपर देखो डिपेंड करती है, इसमें L भी आ गया, इसमें एरिया भी आ गया। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो मटेरियल होता है उसके लिए M जो है इलेक्ट्रॉन का मास है, कांस्टेंट है। देखो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, बल्कि इसमें चारों के चारों जो है जो फैक्टर थे जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे थे वो सारे के सारे आ गए। लेंथ आ गया, एरिया आ गया, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर कि कंडक्टर की नेचर कैसी है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम उसके अंदर हैं। उसके बाद ई कांस्टेंट है। हाँ ये जो है ये महाराज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये जरूर ऐसे हैं जिनका एक ही फैक्टर है, ये टेम्परेचर के ऊपर जरूर डिपेंड करते हैं। जो रिलैक्सेशन टाइम है ना, ये टेम्परेचर के ऊपर जरूर डिपेंड करता है। तो चारों फैक्टर आ गए, लेंथ भी आ गया, एरिया भी आ गया, एन हो गया नेचर, तो हो गया रिलैक्सेशन टाइम जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो चारों के चारों फैक्टर इसमें आ जाते हैं आपके पास, ये रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन हो जाता है। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी अभी हमने पढ़ा, रो से डिनोट किया जाता है इसको, बड़ा सिंपल सा है कि आपने ना जो ये एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस एज इट इज यूज करना है और यहां तक लाके रख देना। ठीक है, यहां तक लाके रख देना। आर इक्वल्स तो सेम यूज करेंगे, तो आर इक्वल्स मेरे पास बना ML अपॉन ANE स्क्वायर टो। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा है आर इक्वल्स टू रो L बाय ए भी होता है। ठीक है, इसके इक्वल पुट कर देंगे और जैसे इसके इक्वल पुट करेंगे तो कुछ चीजें कैंसिल हो सकती हैं, L बाय ए से कैंसिल, तो देखो रो का एक्सप्रेशन बन गया M अपॉन NE स्क्वायर टो। लेकिन बेटा याद रखना है एग्जाम के अंदर अगर ये आपके पास आएगा तो ये नहीं कि आप सिर्फ ये वाला पार्ट करके आओ तो कहे कि हो गया काम, नहीं, आपको ये सारा करना पड़ेगा। यहां से लेकर I इक्वल्स ANEBD से लेकर आपको ये सारा कंप्लीट करना पड़ेगा, तो अब जाके आपके पास रेजिस्टिविटी के ये एक्सप्रेशन बनता है।
तो रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन, अब रेजिस्टेंस जो थी वो तो हमने देखा किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी का मेन एक्सप्रेशन आ रहा है, देखो उसके अंदर ना लेंथ है ना एरिया है, इसका मतलब ये लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये किसके ऊपर मेनली डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है एन के ऊपर एंड टॉ के ऊपर, और एन जो है वो नेचर है एक तरह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और टो जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है या इसको अफेक्ट करते हैं, जो दो फैक्टर्स, उनमें एक है नेचर और दूसरा हमारे पास है टेम्परेचर, ठीक है जी। तो नेचर का मतलब क्या है, देखो इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सपोज आपके पास जितनी भी कॉपर वायर है, हर एक का अपना लेंथ अलग अलग हो सकती है, एरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबकी जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी, क्योंकि सारे के सारे कॉपर है, नेचर ये होगी नेचर, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर के इधर उधर होने से रेजिस्टिविटी के ऊपर इफेक्ट जरूर होगा। एल्यूमिनियम की जितनी भी वायर्स आप ले लो, डिफरेंट एरिया की, डिफरेंट लेंथ की, रेजिस्टेंस सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन रेजिस्टिविटी सबकी सेम रहेगी, क्योंकि नेचर सबकी एक ही है, दैट इज एल्यूमिनियम। तो इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टिविटी है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट, करंट डेंसिटी एंड कनेक्टिविटी, ये यूज हो सकते हैं हमारे पास। करंट डेंसिटी को बेटा हम डिनोट करते हैं जे से, ठीक है, और ये बनता है हमारे पास आई अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहां से कुछ रिलेशन भी बन जाते हैं, देखिए सबसे पहले इसका ऐसा यूनिट कर सकते हैं, रिलेशन बाद में बना लेंगे, रिलेशन तो हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट देखो, करंट का हो गया एम्पियर, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो इसका ऐसा यूनिट हमारे पास बनेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, कई बार 1 मार्क में आ जाता है। उसके बाद कनेक्टिविटी जो है उसको सिग्मा से नोट किया जाएगा, और सिग्मा क्या हो गया 1 अपॉन रो। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो अगर एक्सप्रेशन निकालें, यहाँ पे रो का भी हमने एक्सप्रेशन किया था एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, तो सिग्मा लेंगे अगर हम तो बनना चाहिए एन ई स्क्वायर टो डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो सिग्मा इस तरह से, हाँ एक रो का हम यूनिट जो है वो जरूर यूज कर सकते हैं यहाँ से। देखें यहाँ पे अगर रो निकालें, रो इक्वल्स टू आर एल बाई ए, आर सॉरी आर ए बाई एल बनेगा, आर ए बाई एल बनेगा, आर ए बाई एल। तो इसके यूनिट बनेंगे, देखिए ये ओम, ये आपके पास मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये मीटर आएगा, मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी के बेटा जो यूनिट बनेंगे दैट विल बी ओम मीटर, रेजिस्टिविटी के यूनिट ये बनेंगे आपके पास, ठीक है। उसके बाद तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होनी चाहिए, कनेक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इसके जो यूनिट होंगे ऐसे यूनिट दैट इज ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को कई बार बेटा महो भी लिखा जाता है, उल्टा कर दिया इसके स्पेलिंग्स को, महो मीटर इनवर्स ये भी लिख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यूज हो सकता है। करंट डेंसिटी को बेटा डिनोट करते हैं जे से, कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं ई से। तो बेसिकली इट इज अ रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा ई। लास्ट ईयर ये आया था आपके पास एग्जाम के अंदर, जिन्होंने एग्जाम दिए थे +2 के, तो उनके पास ये आया था जे इक्वल टू सिग्मा ई का रिलेशन बनता है, अभी हम निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए से। आई हमारे पास रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज कर लेंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, जे इक्वल टू एन ई बी डी की वैल्यू पुट कर देंगे, स्मॉल ई कैपिटल टो डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। तो जे इक्वल्स टू हमारे पास बन जाएगा बेटा ये एन ई स्क्वेयर कैपिटल ई टो डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। हाँ, तो यहां से सिर्फ आपने किसी पर्टिकुलर टर्म को अलग कर लेना है, तो एन ई स्क्वेयर टो डिवाइडेड बाय एम इसको कर लेते हैं अलग और ई कर लेते हैं अलग, ठीक है जी। तो अभी हमने ये किया है, ये वाला ये रिलेशन ये वाला सेम है, और ये हमारे पास इक्वल होता है सिग्मा, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, तो जे इक्वल टू सिग्मा ई, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कनेक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोला जाता है बेटा, आपने याद रखना वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। यहां से एक चीज आप थोड़ा याद रखें, कई बार क्या होता है एग्जाम में आपको सिग्मा और ई के बीच में ग्राफ दिया होता है, सिग्मा और बी ए के बीच में ग्राफ दिया होता है। एक सेकंड बेटा, सिग्मा और ई के बीच में नहीं, ये आपको दिया होता है जे और ई के बीच, जे जे
तो यहां से अगर यहां से ना फॉर्मूला बनाए तो सिग्मा अगर ले तो आपके पास वो जे अपॉन ई बनता है। ठीक है, इसका मतलब अगर एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए हम कहते हैं उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट है, नेचर वही है, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रख दिया, ठीक है, तो ये हो सकता है कि सिग्मा अगर कांस्टेंट है तो जे कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। इसका मतलब जे और बी ए के बीच में जो ग्राफ है वो आपके पास बनना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए इस तरह से। तो अगेन अगर आप इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, इस ग्राफ का आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप कैसे निकलेगा, आप इस तरह से दो वैल्यू लेंगे, ये आपके पास जो जे को रिप्रेजेंट करेगा या आपके पास ई को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा आपके पास, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल बी जे बाई ई, एंड जे बाई ई जो होता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है आपके पास दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा, ये होना चाहिए। तो जे और ई के बीच में जो ग्राफ अगर आपके पास गिवन हो और क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड, तो आपने याद रखना उस ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा विच इज अवर कंडक्टिविटी। आगे है बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है that when 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 meter, the drift speed of the electrons, ये हमारे पास given है, if the electron density in the wire is 8 into 10 to power 28 per meter cube, calculate the resistivity of the material। ठीक है जी। अब सबसे पहले जो गिवन है उनको लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। हमारे पास जो V है, V हमारे पास यहाँ पे 5 वोल्ट है, उसके बाद हमारे पास लेंथ है दैट इज 0.1 मीटर, ठीक है जी। उसके बाद इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है दैट इज 2.5 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास ये बन जाएगी 10 टू पावर 28 पर मीटर क्यूब में है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी, अब इस तरह के क्वेश्चंस में जब आप कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको, आपको थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। मॉडिफिकेशन के लिए क्या करते हैं इसमें, देखो ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, ठीक है। जे हमारे पास होता है बेटा यहीं से डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, आई अपॉन ए होता है, सिग्मा जो है 1 बाय रो होता है, तो यहां से ई बाय रो हो गया, ठीक है। आई की जो है वैल्यू पुट कर देते हैं, डायरेक्ट इधर इधर फॉर्मूला बना रहा हूं, ए एन ई वी डी बनेगा डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा इक्वल्स टू ई बाय रो आ जाएगा, ठीक है। ई को हम वी बाय एल पुट कर सकते हैं, तो वी बाय रो एल आ जाएगा। ये दो जो बना, ये राइट वाले को मॉडिफाई करके मैंने बनाया। तो अभी किसको इक्वेट करना है आपने, आपने इसको और इसको इक्वेट करना है, ठीक है, जिनको टिक किया मैंने व्हाइट कलर से। तो इक्वेट करेंगे तो आपके पास बनेगा ये ए एन ई वी डी डिवाइडेड बाय ए इक्वल्स टू वी बाय रो एल, ठीक है। ए से ए कैंसिल कर दो इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर आप रो फाइंड करना चाहते हैं यहां से, तो रो इक्वल्स टू ये आपके पास बेटा बन जाएगा वी डिवाइडेड बाय एन ई वी डी और इंटू एल, सारी वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पुट कर दें, ठीक है। दिस इज 5 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू सबसे पहले 8 इंटू 10 टू पावर 28 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 और एल आपके पास है बेटा 0.1, ठीक है। तो पहले ये करें, जितनी आपके पास ये पावर दी हुई है उस पावर को 10 टू पावर को सोल्व करें और बाकी को सोल्व करते हैं। तो ये आपके पास बेटा बन रही है रेजिस्टिविटी, इसका पॉइंट हटाएं, इसका पॉइंट हटाएं, इसका पॉइंट हटाएं, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 10 टू पावर 3, ठीक है। नीचे इसका पॉइंट हटा के 16 रह गया, यहाँ पे 16 8 जा 128 होता है, ठीक है, इंटू ये आपके पास बन गया 25। उसके बाद आपके पास साथ में जो पावर है वो देख लेते हैं जल्दी से, 19 प्लस 4 ये आपके पास 23, 28 प्लस है 23 माइनस में है, तो 10 टू पावर ये 5 बन जाएगा, ठीक है। ऊपर आप थोड़ा सा ऐसा कर दे 50 इंटू 10 टू पावर 2, थोड़ा सॉल्व करने के लिए 128 डिवाइडेड बाय 25 और ये 10 चाहे ऊपर ले ले 10 टू पावर माइनस 5 बन जाएगा, ठीक है। 25 टू जा 50 हो गया, ये 200 ले लो डिवाइडेड बाय 128 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, जब इसको सॉल्व करेंगे 1 पे 0.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ओहम मीटर, ये आपके पास रेजिस्टिविटी बन जाएगी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, ठीक है जी। नेक्स्ट
अब आपके पास बेटा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग वायर्स है एक्स एंड वाई ऑफ सेम डायमीटर बट डिफरेंट मटेरियल्स आर ज्वाइंट इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी। आपके पास दो वायर्स हैं, उनको आपने सीरीज में कनेक्ट किया है। If the number density of electrons in X is twice than in Y, number density of electrons in X, यानी कि जो आपके पास NX है, जो आपके पास NX है, that is NX is twice of NY, then find the ratio of different नहीं बेटा, यहाँ पे वर्ड आना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टू वायर्स। आपको वी डी एक्स के लिए और वी डी वाई के लिए दोनों की रेशियो निकालनी है। तो अब देखिए रिलेशन क्या होता है, एन गिवन है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ जाना है, तो हमारे पास वही रिलेशन मैंने बोला था रामबान, ए इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू ए एन ई वी डी, इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो वीडी की रेशियो निकालनी, वीडी सपोज एक्स के लिए है, इसको वीडी नाम देते हैं, वाई के लिए उसको वीडी डैश बोल देंगे। वीडी इक्वल्स टू आई अपॉन ए एन ई बनेगा। ठीक है, दो बननी चाहिए आपके पास, एक होगी सपोज एक्स के लिए, एक्स के लिए अगर मैं लूं तो मैंने वीडी ले लिया अपॉन आई, आई एक्स ले लेते हैं इधर, ए एक्स ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए एक्स, उसके बाद सेम डायमीटर है तो यहाँ पे याद रखना है बेटा इनका एरिया जो है वो सेम होगा। एन एक्स ले लेते हैं, ई तो कांस्टेंट। उसके बाद वाई के लिए वी डी डैश ले लेते हैं, आई वाई ले लेंगे करंट इसका, डिवाइडेड बाई ये ए वाई हो जाएगा, ये एन वाई हो जाएगा, ये आपके पास ई हो जाएगा। दोनों की रेशियो निकाल लेते हैं, वी डी अपॉन वी डी डैश, तो आपके पास डिवाइड कर दें आई एक्स अपॉन ए एक्स एन एक्स ई, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर चला जाएगा ये ए वाई एन वाई ई और डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया आई वाई। ठीक है, डायमीटर सेम है तो एरिया सेम, तो इनको आप कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, जल्दी से इनको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ई ई ये कैंसिल हो गया। आपके पास जो बचा वो बचा इस तरह से, ये बचा आपके पास आई एक्स एन वाई डिवाइडेड बाय एन एक्स आई वाई। दोनों जो वायर हैं वो सीरीज में कनेक्ट है, इस वजह से दोनों का करंट जो है वो सेम होना चाहिए, तो आपके पास आई एक्स और आई वाई जो है ये भी कैंसिल हो जाएंगे। एन वाई अपॉन एन एक्स बना। ठीक है, तो एन वाई को तो आप ऐसे ही रख दें, लेकिन एन एक्स जो है वो टू एन वाई है, तो एन एक्स को वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जो रेशियो बनेंगे दैट विल बी 1/, तो वी एक्स अपॉन वी वाई की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशियो है, वी डी अपॉन वी डी डैश लिया था मैंने, ये एक्स के लिए था, ये वाई के लिए है, आपको याद रखना है, तो उन दोनों की रेशियो आपके पास ये आ। ठीक है जी, उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपने याद रखना, और वैसे भी एक दो ग्राफ इसके अंदर है जो यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपके पास कंडक्टर दिया हुआ है, कोई कंडक्टर है यहाँ पे, अलग अलग तरह के मटेरियल के लिए इसमें अलग अलग तरह की ग्राफ आती है। ठीक है, जैसे आपके पास कंडक्टर है तो कंडक्टर के अगर रेजिस्टेंस का आप टेम्परेचर के साथ ग्राफ लोड करते हैं, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ, तो जैसे जैसे आपके पास कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है, तो इसका ग्राफ आमतौर पे आपके पास इस तरह से बन जाता है। ठीक है, यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट ना होने का मतलब पहले से कोई वैल्यू है रेजिस्टेंस की। ठीक है जी, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसके बाद अगर आप एक इंसुलेटर की बात करें या सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसकी रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो जाते हैं, तो उसका फॉर्मूला, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आपके पास बन जाता है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास जो अलॉयज होते हैं, अलॉयज की जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ ज्यादा इंक्रीज नहीं करती है, हालांकि जो अलॉयज होते हैं वो पहले से उनकी रेजिस्टेंस जो है वो हाई होती है, जो अलॉयज होते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस लेकिन टेम्परेचर के साथ ज्यादा वेरी नहीं करती, तो उनकी एक वैल्यू अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो इस तरह से उनका ग्राफ आप बना सकते हैं। टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो तो रेजिस्टेंस के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, एक फॉर्मूला जरूर आपको याद रखना है इसके लिए, वो ये होता है आर टी इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या है कि सपोज आपके पास एक कंडक्टर है, आप उसका टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करने के बाद तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप अगर आपको ये फाइंड करना पड़े कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी हुई, कितने टेम्परेचर के साथ कितनी इंक्रीज हुई, तो उसका ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है,
तो डायरेक्ट बना रहा हूं इसको, आर टी माइनस आर नोट डिवाइडेड बाय आर नोट इंटू टी आएगा, इक्वल्स टू एक आता है टर्म दैट इज अल्फा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अंदर ये टर्म क्या है, आर टी आपके पास रेजिस्टेंस हो गया टी डिग्री सेल्सियस, जितना टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया या राइज किया। आर जीरो हो गया आपके पास रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस या रेजिस्टेंस एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पे जितनी रेजिस्टेंस है वो आर नोट आ जाएगी, 0 डिग्री पे भी हो सकती है। हायर टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर टी आ जाएगी। टी हमारे पास इंक्रीजिंग टेम्परेचर हो गया नीचे। और जो अल्फा होता है बेटा हमारे पास, इसको थोड़ा याद रखना आपने, दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको ये बोला जाता है, ठीक है। तो जब आपके पास इसके क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो उसके अंदर ये आर टी हायर टेम्परेचर की रेजिस्टेंस होती है, आर टू लोअर टेम्परेचर की होती है, टी इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है और अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब ये हमारे पास बेटा पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। ये जरूरी क्यों है हमारे लिए, क्योंकि आगे कुछ इनकी स्टडी आती है तो उसमें इनके बारे में पता चलेगा। जब आपके पास एक सेल है, आप उसमें से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जितनी उसकी वोल्टेज है वो मैक्सिमम है। उस मैक्सिमम वोल्टेज को या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को, मैक्सिमम वोल्टेज को या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ ऑफ सेल बोला जाता है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, सेल में से आपने कोई करंट ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर आप सेल को किसी सर्किट में यूज करके उसमें से कोई करंट ड्रॉ कर लेते, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, सेल में से आपने कोई करंट ड्रॉ कर लिया, उस टाइम के पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है, इसका नाम होता है बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है जी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा हम डिनोट करते हैं V से और ईएमएफ को नोट करते हैं एप्सिलॉन से, ठीक है जी। और एक आपको और याद रखना है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस तब था जब हमने सर्किट में से कोई करंट ड्रॉ नहीं किया था, तो इस वजह से ये होता है हमारे पास ओपन सर्किट में, और ये हमारे पास होता है बेटा क्लोज्ड सर्किट में। जब आप सर्किट में से कोई करंट ड्रॉ कर लेते हो, की क्लोज कर दिया आपने, तो उस टाइप में पोटेंशियल डिफरेंस ये बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब इसको आपने किस तरह से इसका एक्सप्रेशन करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। इस डायग्राम में सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सेल है, ठीक है। इस सेल को अगर हम ध्यान से देखें तो सेल के अंदर कुछ मटेरियल होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, वो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गई स्मॉल आर सेल के साथ, ठीक है। हमने क्या किया, इस सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। ये जो इंटरनल है ये तो सेल के अंदर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां से पॉजिटिव नेगेटिव करंट जाएगा, इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे करंट निकालना चाहें, करंट कितना होगा, तो I इक्वल्स टू ओम्स लॉ से V बाय R होना चाहिए। I इक्वल्स टू E अपॉन, दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे याद रखना है, कैपिटल R एक स्मॉल आर, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, ये आपके पास इस तरह से दोनों होंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, E इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर, इस तरह से हो गया हमारे पास। अब ये सारा इसमें क्या है, ध्यान से देखना, ये है सपोज पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, वोल्टेज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम V नाम दे देंगे, V प्लस आई आर। तो यहां से आई आर को निकाला जाए, अगर E माइनस वी बन जाएगा तो R इक्वल्स टू E माइनस वी अपॉन आई बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। लेकिन इस साथ में है क्या, इसमें एक्सप्रेशन में साथ में है क्या, E होता है ईएमएफ ऑफ द सेल, V हो गया आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और I इज करंट जितना उसके अंदर से जा रहा है। इस फॉर्मूला को याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
ये वाला फॉर्मूला यूज होते रहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन इसमें आपको दो फॉर्मूला और याद रखने हैं। वो सिर्फ फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, उनका कोई एक्सप्रेशन नहीं है कि आप रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं या रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं तो उनका रिजल्ट कैसे बनता है। तो आपको याद होगा, आपने ये पढ़ा हुआ है 10th क्लास में स्पेशली, कि रेजिस्टेंस सीरीज में होता है आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से जितनी रेजिस्टेंस, और पैरेलल में होता है तो आप उसको अपॉन करके जो है वो इस तरह से ऐड करते हैं, अपॉन करके ऐड करते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज, अगर आप एक से ज्यादा सेल्स को सीरीज में लगा देते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा। मतलब दो सेल को जिनका डिफरेंट ईएमएफ है या सेम ईएमएफ है आप सीरीज में लगा दें तो क्या उनका ईएमएफ आपस में ऐड हो जाए, क्या उनका ईएमएफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिजल्ट क्या बना है इसमें आपको वो निकालना है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज में, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास दो सेल है, यहाँ पे दो सेल हैं ऑफ डिफरेंट ईएमएफ, इनको मैंने बेटा लगा दिया ऐसे सीरीज में, ठीक है। एक सेल का ईएमएफ E1 है, दूसरे का E2 है। यहाँ पे एक जो ये पहले वाला सेल है इसकी रेजिस्टेंस R1 होगी, दूसरे की R2 होगी, ठीक है। अब ये सेल जो है वो सीरीज में है, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। तो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला था V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, बेटा इसको आपने यूज करना, ठीक है। तो सपोज पहले सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास हो गया V1, तो आपके पास बन गया ये E1 माइनस आई R1, दोनों का करंट जो है वो सेम है, आपको याद है, ठीक है। दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास हो गया बेटा V2, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा E2 माइनस आई R2, ठीक है। मतलब पहले सेल के पहले सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो V1 हो गया, दूसरे सेल के दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमारे पास आ गया V2, ठीक है। तो अगर नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए, नेट पोटेंशियल डिफरेंस वो होना चाहिए V2 माइनस V1। तो आप ऐसे करें E2 माइनस आई R2, और ये आपके पास हो जाएगा इस तरह से माइनस E1 प्लस आई आर, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके पास बेटा बन गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। V1 एंड V2 ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम टोटल पोटेंशियल देखना चाहिए, अब देखो टोटल पोटेंशियल जो मैंने दिया होगा वो V होगा और वो डिवाइड हो गया इन दोनों में, तो V1 प्लस V2 बनना चाहिए आपके पास ये। तो E1 माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2 होना चाहिए, ठीक है। यहां से आप E1 प्लस E2 अलग कर लें, माइनस आई कॉमन ले लें, R1 प्लस R2 आप अलग कर लें, ठीक है। होगा क्या, इस इक्वेशन को लेट कर ले 1। उसके बाद अगर इन दोनों सेल की जगह आप एक सिंगल सेल कंसीडर कर लेते हैं, सिंगल सेल, यहां और यहां पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया जितना ऊपर था टोटल, और इस सेल का जो ईएमएफ हो गया सपोज E इक्विवेलेंट हो गया, दो दोनों का रिजल्ट बनना चाहिए। इसकी रेजिस्टेंस होगी सपोज R इक्विवेलेंट, जो दोनों की रिजल्टेंट होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूला का अगर यूज करें तो हमारे पास ये बनना चाहिए V इक्वल्स ईएमएफ यानी कि E इक्विवेलेंट माइनस आई, करंट जाएगा आई ही जाएगा करंट, ठीक है, माइनस R इक्विवेलेंट। इन दोनों को कंपेयर कर दें जल्दी से फ्रॉम 1 एंड 2। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये इसके इक्वल और R इक्विवेलेंट इसके इक्वल बनना चाहिए। तो हमारे पास बना E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट बेटा हमारे पास बना R1 प्लस R, ठीक है जी। इसका मतलब सेल्स अगर आप सीरीज में लगाते हैं तो उनका ईएमएफ ऐड हो जाता है और इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे आप करंट बना सकते हैं, करंट जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से जा रहा है। सीरीज में देखो हमने कैसे लगाया था, मैंने एक सेल ऐसे लगाया था, पहले के नेगेटिव के साथ दूसरे का पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं, ये आपको याद रखना है, तब ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये जो जा रहा है ये करंट है, करंट सीरीज में सेम रहता है, पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो गया था दोनों का अलग अलग, जिनको हमने बाद में ऐड कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल, ये थोड़ा अलग है। वो अलग इस तरह से है क्योंकि इसमें हमारे पास पोटेंशियल सेम रहना है
और करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से इसका एक सिंपल डायग्राम बना लेते हैं पहले। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, और एक सेल यहाँ पे इस तरह से नीचे। सपोज ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। इस सेल का ईएमएफ, ऊपर वाले सेल का ईएमएफ सपोज आपने ले लिया E1, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 होगी, करंट अलग अलग हो जाएगा, इसका करंट I1, नीचे वाले का करंट I1 और नीचे वाले का हो जाएगा I2, ठीक है, पोटेंशियल सेम है। तो अगर ए वाला फॉर्मूला यूज करें V इक्वल्स टू E माइनस IR दोनों सेल के लिए, पहले E1 के लिए यूज कर देते हैं फॉर सेल E1। जब इसके लिए यूज करेंगे बेटा तो V इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1 होना चाहिए, क्योंकि सारे ही अलग अलग हैं। उसके बाद अगर E2 के लिए यूज करेंगे तो वो होना चाहिए V इक्वल्स टू E2 माइनस I2 एंड R। अब यहां से दोनों को इक्वेट करेंगे तो कुछ हासिल होगा नहीं। हम क्या करते हैं, हमें पता है करंट जो है वो अलग अलग है, दोनों करंट अलग अलग है। तो यहां से अगर I1 निकालें, I1 वो बनना चाहिए आपके पास E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1, पीछे किया था। यहां से अगर I2 निकालें वो आपके पास बनना चाहिए E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R। अब I1 I2 करंट डिवाइड हो गया था, इनका टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, दैट विल बी अवर टोटल करंट। तो I इक्वल्स टू हमारे पास बनना चाहिए I1 प्लस I2, ठीक है। तो यहां से ये ऊपर जो वैल्यू आई थी इन दोनों को पुट कर दो, E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखिए R1 यहाँ पे E1 और V दोनों के अपॉन में है, तो E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 होगा माइनस V बाय R2। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं ऊपर से I इक्वल्स, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा, इकट्ठा कर लें E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V कॉमन ले लें, आपके पास ये बन जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है जी। इसका एलसीएम ले लें R1 R2, दिस इज E1 R2 प्लस ये बन जाएगा E2 R1 माइनस V एल लेंगे, यहाँ से एलसीएम होगा R1 R2 और इधर आपके पास बन जाएगा R2 प्लस R, ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास बनी, इस इक्वेशन को बेटा आप लेट कर ले। उसके बाद अभी हमने बात की थी जब दो सीरीज थे तो दोनों का इक्विवेलेंट एक ले लिया, दो पैरेलल हैं दोनों का इक्विवेलेंट भी एक ले लेंगे। सपोज ये दोनों का इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है, करंट आई ही रहेगा इसके अंदर, तो ई इक्विवेलेंट इसका ईएमएफ हो गया, आर इक्विवेलेंट इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो ये आपके पास कुछ ऐसे बनेगा V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। लेकिन क्या है देखो यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन आई की फॉर्म में है, तो यहां से भी ऐसे कुछ करना पड़ेगा हम। तो यहां से आप ऐसा करें I इंटू आर इक्विवेलेंट अलग करें, ई इक्विवेलेंट माइनस V अलग हो गया, यहां से I निकालना चाहते हैं I, तो I इक्वल ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट माइनस V डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। अब इन दोनों को हम कंपेयर करें ऊपर वाली सेकंड इक्वेशन के साथ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यहाँ पे, बट है नहीं है, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आप ये हो जाए। तो आप यहां से अलग कर लेते हैं 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 को कंपेयर करते हैं। तो जब कंपेयर करेंगे आपके पास ध्यान से देखना बेटा, E1 R2 प्लस E2 R1 दोनों को कंपेयर करेंगे अपॉन R1 प्लस R2, आपके पास बनेगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब ये वाला जो है ये सारा इसके इक्वल आ गया जब आपने इसको कंपेयर किया। ऐसे ही ये वाला जो है V तो अलग हो गया, V अलग हो गया इसमें, तो ये वाला जो है 1 अपॉन ये वाला ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो जब इसको कंपेयर किया आपने तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या बना, देखो ध्यान से, R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। तो यहां से R इक्विवेलेंट निकालने, यहां से R इक्विवेलेंट बना आपके पास R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1।
ठीक है, आर इक्विवेलेंट आपके पास ये बन गया, इसकी वैल्यू इधर पुट कर दें, जो उधर आया है इसकी वैल्यू यहां पुट कर दें। ई इक्विवेलेंट आपके पास यही रहेगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे R1 R2 आ जाएगा, ठीक है, R2 प्लस R1 यहाँ पे ऊपर चला जाए यहाँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपके पास जो ई इक्विवेलेंट बना, ई इक्विवेलेंट वो होना चाहिए E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय, ये जो है इधर नीचे आ जाएगा, इस तरफ नीचे चला जाएगा, ये आपके पास जाएगा R2 प्लस R, ठीक है जी। इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू सेल्स इन पैरेलल इस तरह से आता है। देखो सीरीज में कितना इजी था, लेकिन पैरेलल में इजी नहीं है, पैरेलल का फॉर्मूला भी अलग लगा है, और पैरेलल में जो इंटरनल डिस्टेंस है वो भी अलग आई है, पैरेलल में इंटरनल डिस्टेंस भी अलग आई है, ठीक है ना। ये पैरेलल की इंटरनल डिस्टेंस है देखिए, और ये पैरेलल का ईएमएफ, दोनों का फॉर्मूला भी अलग है, ये दूसरों से अलग। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना है। सपोज हमारे पास यहाँ पे ए नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हम सीरीज में लगा देते हैं, ए नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, सबसे पहले सीरीज में फिर पैरेलल में देखेंगे, अप टू सीरीज एन नंबर ऑफ सेल सीरीज में, साथ में हमने एक एक्सटर्नल डिस्टेंस भी लगा दिया, ठीक है। हर एक सेल का ईएमएफ ई है, हर एक सेल की इंटरनल डिस्टेंस आर है, ये एक्सटर्नल डिस्टेंस है, करंट जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट हो गया हमारे पास आई, ठीक है। तो आई हमारे पास बेटा देखो क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बाई आर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जितनी रेजिस्टेंस। अब अभी हमने पढ़ा था अगर दो सेल एक ईएमएफ E1 E2 ईएमएफ के थे और दोनों को हमने सीरीज में लगा दिया, जो दो टोटल ईएमएफ बना था दैट इज E1 प्लस E2, जो टोटल ईएमएफ बना था E1 प्लस E2 मतलब दोनों को ऐड करके आया। अगर मेरे पास 3 सेल है तो 3 ऐड हो जाएंगे, 4 सेल है 4 ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे n सेल हैं और हर एक सेल का ईएमएफ E है। ध्यान से देखना, अगर 2 सेल हो हर एक सेल का ईएमएफ E हो तो E प्लस E बनेगा 2E, 3 सेल हो तो 3E, 4 सेल हो तो 4E, अगर मेरे पास n सेल होंगे तो उसे बनना चाहिए NE, तो जो टोटल ईएमएफ है दैट विल बी NE, जितने नंबर ऑफ सेल है और हर एक सेल का एक जैसा ईएमएफ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर। टोटल रेजिस्टेंस भी कैसे निकलेगी आपकी, इंटरनल और एक्सटर्नल को मिला के, जो इंटरनल होनी चाहिए हर एक सेल की आर है, तो जितने भी नंबर ऑफ सेल हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी एनआर, जैसे ईएमएफ ऐड होता है वैसी इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस कैपिटल आर, ठीक है। हमने नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल वाले टॉपिक्स में से ये जो टॉपिक किया है सीरीज वाला, इसमें करंट का ही एक्सप्रेशन निकालना है कि आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में जब एक जैसे सेल लगे हों तो उसमें से जो मैक्सिमम करंट है या जो करंट है वो किस तरह से निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला आपके पास बना, ठीक है जी। उसके बाद पैरेलल में चलते हैं, जब आप पैरेलल में चलेंगे तो आप और अच्छी तरह से समझेंगे। देखो पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा इसको करने की। ये था E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1, ऊपर R1 नहीं लिखा गया था मैंने अभी लगाया, R2 प्लस R1 आया, ठीक है। मेरे पास कुल दो सेल हैं, हर एक का ईएमएफ सेम है और इंटरनल डिस्टेंस भी सेम है, ईएमएफ भी सेम इंटरनल डिस्टेंस भी सेम, तो ER प्लस ER, नीचे मेरे पास R प्लस R 2R बन गया। ध्यान से देखना, देखो क्या बन रहा है, 2ER डिवाइडेड बाय 2R कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना E। दो सेल थे, दोनों का ईएमएफ सेम था, इंटरनल डिस्टेंस भी सेम थी, जब उनको सीरीज में लगाया तो इक्विवेलेंट ईएमएफ मेरे पास क्या बना E, यानी कि मुझे उतना ही ईएमएफ मिला जितना एक सेल का ईएमएफ होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आप पैरेलल में जितने भी सेल कनेक्ट करते जाएंगे हर एक सेल का ईएमएफ आपके पास उतना ही रहेगा जितना एक सेल का होता है, ठीक है। तो ये आपके पास अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में इसमें नंबर ऑफ सेल पैरेलल में कनेक्टेड है, हर एक सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल डिस्टेंस आर है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, करंट यही लेंगे, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस थोड़ा इसमें ध्यान दें, टोटल ईएमएफ आपको पता चल गया ई होना चाहिए, रेजिस्टेंस किस तरह से निकलेगा, पैरेलल में है 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर अप टू सपोज एम तक पैरेलल में गया, ठीक है।
ये होना चाहिए 1/rp के इक्वल, जो हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा सबका। तो दैट विल बी m बाय r होना चाहिए। 1/r प्लस 1/r 2/r होता है, तो अगर 3 बार ऐड करेंगे 3/r हो जाएगा, m बार ऐड करेंगे तो m बाय r हो जाएगा। 1/rp निकाला तो यहां से rp निकालेंगे, दैट विल बी r बाय m। ठीक है, अब देखें करंट क्या निकलना चाहिए यहाँ, करंट I इक्वल्स टू टोटल EMF E होना चाहिए, रेजिस्टेंस टोटल क्या होनी चाहिए, इंटरनल यानी कि R बाय M प्लस एक्सटर्नल यानी कि कैपिटल R। ठीक है, यहां से एलसीएम लेंगे नीचे, R प्लस एम आर डिवाइडेड बाय M बनेगा, ये M ऊपर चला जाएगा, एम ई डिवाइडेड बाय R प्लस M इंटू कैपिटल R। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा टोटल करंट का, विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। ठीक है जी, अब क्वेश्चन एक सिंपल छोटा सा, द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल E and R respectively, it is connected across an external resistance R equal to 2R, the potential drop across the terminals of the cell will be। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर जो एक्सप्रेशन आया था उसका यूज करेंगे, अभी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एक था एक्सप्रेशन I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। ठीक है, यहां से और यहीं से हमारे पास जो बना था वो बना था E इक्वल टू V माइनस आई आर। ठीक है जी, यहां से पहले तो यहां से आप करंट निकालेंगे, करंट को उधर कंपेयर कर देंगे तो V बनना चाहिए, तो V इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द सेल निकालना आपको E प्लस आई आर करना। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां से पहले I निकालें, E अपॉन R की वैल्यू 2R होनी चाहिए। यहां से देखिए ये तो ऐसे ही रहना है, इसकी वैल्यू आपके पास 2R होनी चाहिए, यानी कि I इक्वल्स टू E बाई आपके पास बन गया ये 3R। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, तो E प्लस I की वैल्यू आपके पास बन गई E अपॉन 3R, यहां से ऊपर R था, एक R से एक R कैंसिल, तो V इक्वल्स नीचे आपके पास 3 आ गया, 3E प्लस E। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा, एक सेकंड बेटा ये फॉर्मूला गलत हो रहा है, V इक्वल टू E माइनस आई आर होना चाहिए, V इक्वल टू E माइनस आई आर। V इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, ठीक है, 3E माइनस E डिवाइडेड बाय आपके पास 3 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 2E बाई 3। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2E बाई 3 हो गया। उसके बाद ए बैटरी सप्लाइज 0.9 एम्पियर करंट थ्रू ए 2 ओम रेजिस्टेंस एंड 0.3 एम्पियर करंट थ्रू ए 7 ओम रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड 1 बाय 1, व्हाट विल बी, यहाँ पे आना था व्हाट विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी ये आपको लेनी है। बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है आपको, स्मॉल r। ठीक है, एक्सप्रेशन ये वाला ले लेते हैं एक बार, I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर करंट 0.9 एम्पियर आ रहा है तो ईएमएफ ऐसे ही रहने देंगे, जो रेजिस्टेंस है ये 2 है प्लस R आ जाएगा। ठीक है, यहां से E को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 1.8 प्लस 0.9 R आ जाएगा, एक इक्वेशन आपके पास बन जाएगी ये, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। और दूसरा सीन ये है, इसी फॉर्मूला से करंट अगर 0.3 हो तो जो इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 7 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से E इक्वल्स तो आपके पास बनना चाहिए 2.1 प्लस 0.3 ऑफ R, इन दोनों को इक्वल पुट कर दें आप, 2.1 प्लस 0.3 ऑफ R इक्वल 1.8 प्लस 0.9 ऑफ R, तो 2.1 माइनस 1.8 0.9 R माइनस 0.3 R। ठीक है, यहाँ से ये बन जाएगा ऊपर 0.3, ये बन जाएगा 0.6 R, तो R की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, 1/2 R की वैल्यू बनी, यानी कि ये बना आपके पास 0.5 ओम। ठीक है जी, इस तरह से। उसके बाद बेटा आपके पास आता है किरचॉफ रूल्स। ठीक है, ये दो तरह के रूल होते हैं हमारे पास, एक होता है करंट रूल और एक हमारे पास होता है लूप रूल, यानी कि जिसमें एक क्लोज सर्किट बनना चाहिए, लूप रूल बनना चाहिए।
फर्स्ट किरचॉफ रूल या किरचॉफ लॉ ये कहता है दैट ए जितने भी करंट हमारे पास ये नंबर ऑफ करंट्स विच आर मीटिंग एट ए जंक्शन उनका एल्जेब्रिक सम जीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे एक जंक्शन है, जंक्शन का मतलब कुछ करंट आ रहे हैं कुछ करंट जा रहे हैं, इसके अंदर आके यहाँ पे कुछ करंट आ रहे हैं कुछ करंट यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ इन सब का जो एल्जेब्रिक सम है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब दैट I1 I2 एंड I3 इनका एल्जेब्रिक सम जीरो के इक्वल होना चाहिए। एल्जेब्रिक का मतलब क्या होता है कि हो सकता है इसमें से कुछ करंट पॉजिटिव हो और कुछ नेगेटिव हो। एल्जेब्रिक मतलब यही होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव विद साइन जब आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन पुश करते हैं उसको एल्जेब्रिक में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे जो करंट यहाँ पे आके एंड हो रहे हैं जो करंट स्टार्ट हो रहे हैं उनमें आपने साइन कन्वेंशन लेनी है और उसके लिए याद रखना है कि जो करंट आपके पास आ रहा है उसको आपने नेगेटिव लेना है। एक जंक्शन पे ये जंक्शन था वो जो करंट यहाँ से स्टार्ट होके किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको आपने पॉजिटिव लेना है। सबका एल्जेब्रिक सम इक्वल टू जीरो हो जाता है। I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I1 आ जाएगा। इसका मतलब जितने करंट जा रहे हैं और जितने करंट आ रहे हैं सबका जो सम है वो एक दूसरे के इक्वल हो गया। आने वाले करंट का सम और जाने वाले करंट एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब ये ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता है वो इसको ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, थोड़ा इसको अलग से लिख देते हैं ताकि नीचे हमारे पास जगह बन जाए दूसरे लॉ की। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे कर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड लॉ है जिसको लूप रूल बोला जाता है वो क्लोज पाथ के ऊपर अप्लाई होता है, उसको वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है। पहले लॉ में करंट आता है, सेकंड लॉ में हमारे पास वोल्टेज आती है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं जैसे इसमें सबका एल्जेब्रिक सम करंट का जीरो के इक्वल था, वहां एक क्लोज्ड पाथ में जितना भी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका एल्जेब्रिक सम जीरो के इक्वल होता है। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज लेनी है आपको एक क्लोज पाथ के अंदर। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे आपके पास सपोज एक सेल है, यहाँ पे ये आपके पास फर्स्ट लॉ है, दिस इज फर्स्ट लॉ, ये आपके पास है किरचॉफ सेकंड लॉ। इसको KVL बोला जाता है, इसको KCL बोला जाता है, किरचॉफ करंट लॉ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL सेकंड लॉ। ठीक है, तो इसमें ये आपके पास सपोज दो सेल है, क्योंकि आपको ना वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज अगर चाहिए आपको तो वोल्टेज जब आपके पास आएंगे तो आपके पास सेल होना चाहिए तभी वोल्टेज आएंगे। ठीक है, साथ में आपके पास एक रेजिस्टेंस सपोज यहाँ पे इस तरह से। ठीक है जी, अब क्या होता है इसमें भी साइन कन्वेंशन आपको याद रखनी है तभी आप इसको जो है वो समझ पाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो आपने सबसे पहले ध्यान क्या देना, देखो ये सेल है EMF E1 का, ये है E2 का, ये रेजिस्टेंस होगी R1, कैपिटल R लेना है इसको, कैपिटल R ले लेंगे, कैपिटल R1, ये कैपिटल R2, नीचे कैपिटल R3 हो गया। ठीक है जी, सपोज यहाँ के पॉजिटिव से करंट चला I1, यहाँ से पॉजिटिव से करंट चला I2, दोनों करंट यहाँ जंक्शन पे आके इकट्ठे हो गए। अभी हमने पढ़ा था सम ऑफ द करंट एल्जेब्रिक सम इक्वल जीरो होता है, जो आने वाले करंट होता है उनका सम जाने वाले के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो जाएगा वो इन दोनों का सम होगा क्योंकि ये दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। तो जब इसके अंदर से जाएंगे ये दोनों इकट्ठे होके जाएंगे, I1 प्लस I2 करके इसके अंदर से जाएंगे। ठीक है, और जब यहाँ पे पहुंचेंगे वापिस अगेन इसके अंदर से आपके पास I2 चला जाएगा, ऊपर वाले के करंट के आपके पास I1 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको नेमिंग देनी है आपने। नेमिंग में क्या करते हैं, दिस इज सपोज ABCDE एंड F। ठीक है, कोई क्लोज पाथ आप इसमें चूज कर सकते हैं, कोई क्लोज पाथ। सपोज मैं इसमें क्लोज पाथ लेता हूं लाइक ABEFA। अब अपने इसमें जो आपने साइन कन्वेंशन अप्लाई करनी है वो कैसे ध्यान देनी है वो समझना आपने। इसमें आपने ये याद रखना है दो तरह की वोल्टेज आपको मिलेंगी, क्योंकि वोल्टेज रूल है तो दो तरह की वोल्टेज मिलेंगी। एक वोल्टेज वो होगी जो सेल ने देनी है, एक वोल्टेज वो होगी जो एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगी। वो वोल्टेज जो होगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR के इक्वल होनी चाहिए। तो आपने दो वोल्टेज लेनी है, एक सेल का EMF और एक I इंटू R यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस।
तो जब आप ए बी ई एफ ए के अंदर जाएं, जितनी भी वोल्टेज आपको नजर आ रही है ना, वो सारी एज इट इज लिख लें, ईएमएफ एंड करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो एक आपको ए बी ई एफ में आपको E2 नजर आ रहा है, लिख दिया। एक आपको वोल्टेज करंट इनटू रेजिस्टेंस नजर आ रही है, लिख दिया। फिर ऊपर एफ से ए पे जाने पे एक I1 R1 नजर आ रहा है और एक आपके पास E1 नजर आ रहा है, सबका अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0। इसका मतलब इनमें से कुछ प्लस होने चाहिए, इनमें से कुछ माइनस होने चाहिए। कौन कौन से देखो ध्यान से, याद रखना है। जब आप एक क्लोज पाथ पे जा रहे हैं, ठीक है, तो जाने जो आप पाथ फॉलो करेंगे, मैंने यहाँ पे पाथ लिखा ए बी ई एफ ए, जो आपने यहाँ पे पाथ फॉलो किया उसके अकॉर्डिंग आपने साइन कन्वेंशन देखनी। ए से बी पे गए, देयर इज नो वोल्टेज। जैसे ही बी से ई पे जाने के लिए सबसे पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आपके पास आया, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो जिस पाथ पे आप जा रहे हैं, सबसे पहले सेल का जो भी टर्मिनल आता है वही वोल्टेज आपको, वही साइन कन्वेंशन में आपको लेना। साइन कन्वेंशन में ये आपके पास आ जाएगा प्लस, ठीक है जी। उसके बाद आगे चले, अब आपका पाथ जा रहा है बी से ई, लेकिन आपने देखा कि आगे जो करंट है वो जा रहा है ई से बी, अपोजिट जा रहा है। तो इस जगह करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को आपने नेगेटिव ले लेना है, ठीक है। अपोजिट हो गया आपके पाथ के, इस वजह से नेगेटिव। ई से एफ कुछ नहीं है, एफ से ए जब आप गए तो आपने देखा करंट और एफ से ए पाथ दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको आपने ले लिया पॉजिटिव। करंट और पाथ सेम डायरेक्शन में है तो आई आर पॉजिटिव। करंट और पाथ अपोजिट डायरेक्शन में है, जिस तरह से आप पाथ में आपने चूज किया तो उसमें आपने करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट नेगेटिव लेना, ठीक है। उसके बाद अब जैसे ही एफ से ए पे जाने पे लगे, सबसे पहले आपके पास सेल का नेगेटिव टर्मिनल आया तो आपने इसको माइनस में ले लिया, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखें, E2 माइनस E1 इक्वल्स टू I2 R2 प्लस का हो गया और ये उधर जाके हो गया माइनस का। इसको आप ले सकते हैं डेल्टा E इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ IR, ठीक है। ये किरचॉफ सेकंड लॉ है, और किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। मतलब जितना आपने एक तरह से एनर्जी दी, उतनी एनर्जी सर्किट के अंदर फ्लो कर रही है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। देखो ना, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा IR, जितना आपने नेट वोल्टेज दी है, नेट EMF दिया है, उतना ही अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है इसका एक न्यूमेरिकल। यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टेंस। जल्दी इसको करते हैं। सबसे पहले सपोज इसमें पाथ करंट ले लेते हैं, यहाँ से करंट चला, सपोज हमारे पास इधर करंट आएगा, यहाँ इधर से करंट सपोज ये गया, I1 नाम दे देते हैं, ठीक है, I1 चला आ रहा है। इधर से करंट जाएगा I2, और देखिए ध्यान से, जैसे ये 40 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से जाएंगे, मतलब यहाँ से जाएंगे इस तरह से। तो आपने, मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि I1 जो है वो ग्रेटर देन I2 होगा, क्योंकि ये 40 वोल्ट है, ये हमारे पास 80 वोल्ट है, ठीक है। हमें नहीं पता ग्रेटर देन होगा या नहीं होगा, हम इसमें I2 माइनस I1 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम वो डायरेक्शन फॉलो करेंगे जिस सेल का वोल्टेज ज्यादा है, मैं वो यहाँ पे डायरेक्शन फॉलो कर रहा हूँ। आप अपोजिट भी फॉलो कर सकते हैं, आंसर वही आएगा जो आना है, ठीक है। तो यहाँ पे I1 जैसे चला, ये हमारे पास जो करंट होगा, ये जो करंट आना चाहिए नीचे वाले में, ये करंट आपके पास आना चाहिए बेटा I1 माइनस I1 माइनस I2, क्योंकि इसमें I2 यहां से जाके ना इसकी तरफ ऐसे जाना चाहिए और I1 इधर से आ रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट आपके पास जो करंट हो रहा है, ठीक है ना, इधर से I2 जा रहा है, इधर से आपके पास I1 आ रहा है, इसमें से I1 माइनस I2 आएगा। तो ऊपर वाली रेजिस्टेंस के अंदर से करंट गया I1, 40 ओम के अंदर से चला गया I1 माइनस I2, और जो F से E पे जाना है वो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरह से, I2 लिया था, इसको आपने I2 लिया जाएगा। अब आपने इसमें क्लोज पाथ लेना, सबसे पहले ए बी सी डी ए। सपोज इस क्लोज पाथ के ऊपर इक्वेशन बना लेते हैं। ए से बी पे गए, सबसे पहले आपके पास सेल आ गया, माइनस नेगेटिव ले लिया, करंट और रेजिस्टेंस सेम डायरेक्शन में है, 20 I आ गया, ठीक है। पाथ और करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है, ए से बी पाथ था, करंट भी ए से बी जा रहा है, इस तरह से हो गया, ठीक है। सी से डी आते हुए करंट भी यही जा रहा है, I1 माइनस I2, तो प्लस I1 माइनस I2 इंटू रेजिस्टेंस आपके पास 40 आ जाएगी, इक्वल टू अलजेब्रिक सम 0, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 20I1 प्लस 40I1 माइनस 40I2 इक्वल्स टू 80 ले लिया आपने, ये आपके पास 60I1 हो गया, माइनस 40I2 इक्वल्स टू 80।
आप इसमें 20 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3i1 माइनस 2i2 इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है जी। उसके बाद एक पाथ आप अगेन चूज करें, डी सी एफ ई डी, ठीक है, डी सी एफ ई डी। अब इसमें देखें, डी से सी जा रहे हैं और करंट आपके पास सी से डी जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आप ले लेंगे माइनस ऑफ 40 I1 माइनस I2। डी से सी गए, सी से एफ कुछ नहीं है, एफ से ई पे जाने लगे तो करंट और पाथ सेम डायरेक्शन में है, तो ये प्लस में आ जाएगा I2 इंटू 10, यानी कि 10i2 आना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे पहले नेगेटिव आया तो इसको माइनस ले लेना है, इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस 40i1 प्लस 40i2 हो जाएगा, प्लस 10i2, ये 40 आपके पास उधर चला गया, तो ये बन जाएगा माइनस 40i1 प्लस 50i2 इक्वल्स टू 40। यहां से आप कॉमन ले सकते हैं 5 या 10 कॉमन लेना, तो माइनस 4i1 प्लस 5i2 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 4। इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई 2। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं इसमें, ठीक है, 3i1 माइनस 2i2 इक्वल्स टू 4 माइनस 4i1 प्लस 5i2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। सबसे पहले तो वो इनके कोफिशिएंट जो है वो सेम करते हैं, ऊपर हो जाएगा 12i1 माइनस 8i2 इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा ये 16। 4 से मल्टीप्लाई के ऊपर लेंगे, ठीक है, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 माइनस के साथ होगा i1 प्लस 15i2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास 12, ठीक है जी। उसके बाद ये आपके पास हो जाएगा बेटा कैंसिल, कैंसिल करने के लिए दूसरा ले लेते हैं थोड़ा सा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बनेगा 7i2 इक्वल्स टू 4, सॉरी 28, 7i2 इक्वल्स, मैंने आंसर लिख दिया 28, ठीक है, तो i2 इक्वल्स टू आपके पास बनेगा 4 एम्पियर, ठीक है। i1 भी आप निकाल सकते हैं, और जब 40 ओम का निकालेंगे उसमें तो वैसे ही जीरो आ जाना, i1 माइनस i2 दोनों सेम आएंगे, मैं बता रहा हूँ, इसमें जो i1 है वो भी आपके पास इतना ही आएगा, ठीक है जी, ठीक है। चलो खैर, अब इसमें नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये लास्ट टॉपिक होगा हमारे पास आज का, ठीक है। इसको करते हैं, इसका एक डायग्राम होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या होता है, हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होती है इन फॉर्म ऑफ ए ब्रिज, हम ऐसे कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे लगाते हैं हम एक गैल्वेनोमीटर। 4 रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगानी है, 4 रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास होगा बेटा पी क्यू, ये होगा आर एंड एस, और इन सबको हमने कनेक्ट कर देना है एक सेल से, ठीक है। जो मेन याद रखना है, इसमें एक बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन करनी होती है व्हीटस्टोन ब्रिज में। 4 रेजिस्टेंस है, बैलेंस कंडीशन ये आती है P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। ये तब आती है व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई करंट नहीं जा रहा, तो आप ये कह सकते हैं ब्रिज जो है वो बैलेंस है, ठीक है जी। तो यहां से करंट लेना है, सबसे पहले आपने करंट गया आई, इसको भी आपने जब सोल्व करना है तो केवीएल अप्लाई करना है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं। आई का कुछ पार्ट सपोज यहां से चला गया I1, हमें नहीं पता कितना गया, बाकी आर के अंदर से आएगा, सपोज उसको मैं नाम दे देता हूँ I माइनस I1, ठीक है जी। I1 यहाँ पे पहुंचा, अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ पार्ट गैल्वेनोमीटर के अंदर से सपोज IG, बाकी बचा I1 माइनस IG, ये क्यू के अंदर से चला जाएगा, ठीक है। ऊपर से यहाँ से IG आ रहा था, इधर से यहाँ से I माइनस I1 आ रहा है, दोनों इकट्ठे होंगे I माइनस I1 प्लस IG, ये आपके पास जाएगा एस के अंदर से, इतना करंट चला गया, ठीक है। और जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो दोनों को ऐड करके देखो, आपके पास I1 प्लस माइनस कैंसिल, IG प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे जो करंट बचेगा वो आपके पास I ही होगा। इसको नेम दे देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपको क्लोज पाथ लेना है, इसमें क्लोज पाथ इज ए बी डी ए। इस क्लोज पाथ में आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। I1P पाथ सेम, करंट सेम, पॉजिटिव। IG इंटू इस पाथ की रेजिस्टेंस कैपिटल G ले लेनी है आपने, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस आ रही है दोनों में, और ये अपोजिट है, आपका पाथ है D से A, करंट जा रहा है A से D,
तो I माइनस आई वन इंटू आपके पास R इक्वल्स टू 0। तो I1P, और अभी मैंने बोला गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो आपके पास क्या हो जाना चाहिए, 0। ठीक है ना, बैलेंस कंडीशन यही होती है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपके पास 0 हो जाएगा, याद रखना। तो आपके पास जो बचा दैट इज I माइनस आई वन इंटू आर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सेम कंडीशन आप इन क्लोज पाथ, इन क्लोज पाथ BCDB, क्लोज पाथ BCDB लेंगे इसमें, BCDB। तो इसमें अगेन सेम I1 माइनस आई जी, करंट इंटू रेजिस्टेंस लेनी है आपको, करंट इंटू रेजिस्टेंस इंटू क्यू, ठीक है। अब ये अपोजिट है, हमारा पाथ है सी से डी, करंट जा रहा है डी से सी, ठीक है। तो माइनस आई माइनस आई वन प्लस आई जी, ऊपर गए, हमारा पाथ है डी से बी, करंट बी से डी जा रहा था, तो ये भी माइनस में, अपोजिट, इक्वल्स टू 0। आई जी 0 होना चाहिए क्योंकि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो आई वन क्यू इक्वल्स टू, इसमें साथ में बेटा रेजिस्टेंस नहीं लगाई, आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस आना चाहिए, ठीक है। ये भी आई जी 0 हो जाएगा, ये 0, यहाँ भी ये 0, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा आई माइनस आई वन इंटू एस। इक्वेशन नंबर होगी 2, दोनों को डिवाइड कर दे 1 और 2 को, तो I1P, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, I1P डिवाइडेड बाय I1Q इक्वल्स टू I माइनस आई वन इंटू आर डिवाइडेड बाय I माइनस आई वन इंटू एस। ये कैंसर, ये कैंसर, तो बैलेंस कंडीशन IP अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, ठीक है जी। ये विल्सन ब्रिज हमारे पास लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी टॉपिक हैं इनको अच्छी तरह से करें, जो भी न्यूमेरिकल हमने किए हैं उनको और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह से करने की कोशिश करें, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।